गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट किए थे और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया था। उसी को आज आगे की तरफ में बढ़ाएंगे हम लोग और आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा अब नॉर्मल मोलर मास और वेक्टर फैक्टर को छोड़कर, क्योंकि एनसीईआरटी में वो भी दिखेगा लेकिन सिलेबस से उसको रिमूव किया है इस साल के लिए, इसलिए उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। जिस वक्त में रिवीजन करा रहे होंगे वहाँ पर, तो इसलिए जब आप कॉपी में नोट करोगे तो चैप्टर के बाद में 3-4 पे जगह आप छोड़ दोगे, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ आपको बताया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज a special type of membrane which allow only solvent to pass through them। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने देता है और इसके इसी प्रॉपर्टीज की वजह से अगर टू डिफरेंट सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, सपोज यहां ये हायर कंसंट्रेशन है और इस जगह पर ये लोअर कंसंट्रेशन है, दोनों एक दूसरे को बराबर करना चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ हायर कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट यहाँ मूव करेगा तभी इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को मूव नहीं करने देगा। तब वैसे कंडीशंस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और इसी फेनोमेनन को ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब जब सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर में जो प्रेशर पड़ेगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इन्हें हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और डेफिनेशन है, जैसे ही सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर होगा तो इस जगह पर हायर कंसंट्रेशन वाले पार्ट की तरफ में इसका लेवल ऊपर की तरफ में बढ़ने लगेगा। इस मूवमेंट को रोकने के लिए अगर हम लोग अपनी तरफ से पिस्टन यूज करते हैं और ये पिस्टन प्रेशर एग्जर्ट करता है, यहां सॉल्वेंट मूव कर रहा है लेकिन ये इसे बाहर नहीं जाने दे रहा है, इसका मूवमेंट रोक रहा है, तो यहां से जो आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका एक और डेफिनेशन आया, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, यानी कि जिसकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं। जैसे अगर मान लिया कि आप किसी दरवाजे के तरफ में दूसरे तरफ में खड़े हैं, उधर से भी कोई धक्का दे रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये दरवाजा खुले नहीं उससे, तो दरवाजा तभी नहीं खुलेगा जब वो जितना प्रेशर वो डाल रहा है उतना ही प्रेशर आप डालेंगे। जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस यानी कि देखा गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, तो पता चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन है पाई इज इक्वल टू C into R into T। यहां पर C से कंफ्यूज नहीं होना है, C मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एक बुक में C की जगह पर M भी यूज किया है क्योंकि मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से यूज करते हैं, लेकिन चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्योंकि एनसीईआरटी में C लिखा है इसलिए हम यहाँ C लिखे हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये C है क्या, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कहते हैं, इनका वैल्यू ये डिपेंड करता है कि प्रेशर को आप किस में रखते हैं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर ही याद कीजिए, R का वैल्यू 0.082, आगे भी बताएंगे 0.083 और 8.314 भी होता है। कब कहां क्या यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि प्रेशर को आप किस फॉर्म में रखते हैं, वो डेरिवेशन के बाद में बात करेंगे। T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े हैं R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर इसे हम लोग कांस्टेंट कर दें तो एट पार्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर तो पाई और C के बीच में देखो कौन सा रिलेशन आ गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलरिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, और किसी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज
जो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं और इन्हें पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये नोट में लिखवा दी है पीडीएफ में भी, उसको आप कॉपी कर लेंगे। यानी चारों का आपके पास में रीजन है कि वो ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, तो आप देख रहे हो कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करा, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब यहां के बाद में डेरिवेशन पर आते हैं। इस जगह पर भी मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन करना होगा हम लोग। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट इनका निकालना है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। वी ऑल्सो नो सी चूंकि मोलर कंसंट्रेशन है यानी कि मोलरिटी, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो क्यों लिखूं। मोलरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से। नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है मास बाय मोलर मास, तो यहां आ जाएगा WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये C की जगह पर आया है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट and second we get pi is equal to WB into R into T into 1000। ये 1000 को लास्ट में लेकर के चले आए, डिवाइडेड बाय MB into V। और आपको निकालना किसका वैल्यू था? MB का। MB would be equal to WB into R into T into 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। ये मोलर मास का डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आ गया, यानी कि डेरिवेशन कर लिए। जब मोलर मास निकालना होगा तो इनका यूज करेंगे। अब कौन सा किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जरा सा इसके बारे में आप इसको कॉपी में नोट कर लोगे। बहुत सारा टर्म वही है जो पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं। Where WB is called mass of solute, MB is called molar mass of solute, V is called वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि आपने यह फार्मूला में 1000 यूज किया है इसलिए वॉल्यूम को आपको मिलीलीटर में रखना है। अगर आप वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं तो यहां 1000 यूज नहीं करना होगा, इसको ध्यान में रखोगे। T इज टेम्परेचर और ये केल्विन में होगा। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और जनरली इनका यूनिट या तो हम लोग एटमॉस्फेयर लिखते हैं या फिर बार में भी लिखा जाता है। अब एटमॉस्फेयर आप ले रहे हैं या बार ले रहे हैं, इस पर आर का वैल्यू डिपेंड करता है। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इनका वैल्यू होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या अगर बार में लिखे तो 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।
यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर बार में रख रहे हैं तो यहाँ R का वैल्यू 0.083 लेंगे, और अगर एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। यहाँ वॉल्यूम लीटर में हो गया, इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ मिलीलीटर और यहाँ लीटर हो गया। आपने जो फार्मूला में 1000 यूज किया है वो एक्चुअली मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ही किया है, तो इसलिए ऑलरेडी ये है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस पर आते हैं। एग्जाम्पल का 2.11 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ देते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। इंटेक्स के 2.12 का डाटा सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंटेक्स 2.12। यहाँ पर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, यानी पाई का वैल्यू निकालना है। Exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram, it means WB is equal to 1 gram. Polymer of molar mass 185,000, 185,000, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग 1.85 इंटू 10 to the power 5। पॉलीमर है तो पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए, इसलिए इसके मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू ज्यादा है। इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर, V is equal to 450 मिलीलीटर। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि सर सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और यहाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का क्यों कंसीडर कर रहे हैं? कंपेयर करके देखो, सॉल्यूट 1 है, 1 ग्राम है और सॉल्वेंट 450 है, तो यानी कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इसलिए उसको हटा दिया। चूंकि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके 1 के वैल्यू को आप ऐड कर दो, 451 आ जाएगा, लेकिन नियरली इक्वल। तो अगर डाउट लग रहा है तो V को इक्वल की जगह पर नियरली इक्वल कर दिए। फिर से क्यों कर दिए? क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में उसके वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। आगे फिर दिया हुआ एट 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 310 केल्विन। अब यहाँ पाई निकालना है पास्कल में, पहले आप बार में निकालो और बार को फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 10 to the power 5 से, तो पास्कल में कन्वर्ट कर जाएगा। क्योंकि R का वैल्यू बार के टर्म्स में लेना हो तो R का वैल्यू लेना होगा 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए, पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। अब देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, R पता है, T पता है, MB पता है, V पता है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। यहां जो वैल्यू निकालोगे वो बार में आएगा और इसी को अगले स्टेप में आप बढ़ोगे तो इस बार को अगर आपने 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तब ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज में? पास्कल में, क्योंकि रिलेशन होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, तो इनको आप सोल्व कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.22, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या डाटा दिया उसके बाद में। एट 300 केल्विन टेम्परेचर इज गिवन एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, इट इज 1 लीटर। 36 ग्राम ग्लूकोज यानी यहां ऐड किया गया है 36 ग्राम ग्लूकोज को, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार, तो यहां पर पाई का वैल्यू है 4.98 बार। आगे कर रहा है
if the osmotic pressure of the solution is 1.52 बार। अब दूसरे ग्लूकोज के दूसरे सॉल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है। अब इस कंडीशन में अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, इट मींस T इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि C का वैल्यू कितना। अब ये बनाएंगे कैसे, कितना यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का है। जैसे इस वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले को कंसीडर ना करें, यहां जैसे आप इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का है, तो हमें पाई पता है, टी पता है, सी का वैल्यू पूछा जा रहा है और आर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, वी नो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, देयरफॉर सी वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.52 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू, चूंकि ये बार में है तो यहां जाएगा 0.083 एंड सेम टेम्परेचर यानी कि 300 का। तो ये इस कंडीशन में मोलरिटी यानी कि मोल पर लीटर निकल गई। ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का रहा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया हुआ है, तब वैसे कंडीशंस में हमें इस डाटा का भी यूज करना होगा। अब इसका जरूरत कहां पड़ेगा, जो सिर्फ आर का वैल्यू निकालना है, यानी यूजलेस टर्म है। तो यहां अगर क्वेश्चन बड़ा है तो बनाने के, तब उस कंडीशन में क्या करोगे आप, ध्यान से देखना। इन फर्स्ट केस पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी और पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू भी। Therefore, R would be equal to pi into mb into v divided by wb into t into 1000। अब देखो पाई का वैल्यू यहां फर्स्ट केस में कितना था 4.9। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। घी यहां दिया हुआ है 1 लीटर, तो चूंकि आप 1000 यूज कर रहे हो तो यहां पर इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो या तो इसे 1 लिखोगे तो ये 1000 नहीं लिखेंगे, या अगर ये 1000 लिखेंगे तो वॉल्यूम होना चाहिए मिलीलीटर में, तो 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 मिलीलीटर हुआ। डिवाइडेड बाय WB का वैल्यू कितना है 36, टेम्परेचर कितना आया है 300 into 1000। अब देखो यहां से सोल्व करोगे तो ये किसका वैल्यू निकल गया R का, और इसी R के वैल्यू को हम लोग सेकंड वाले पार्ट में ऐड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन सेकंड, या इन सेकंड केस, इन सेकंड केस पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, देयरफॉर सी वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो यहां से जो आर का वैल्यू आएगा, इसी आर के वैल्यू को यहां डाल दोगे, टेम्परेचर पता है आपको, पाई पता है आपको, सी का वैल्यू निकलेगा। यानी कि सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, बट दोनों ऑप्शन बता दिए। बनना चाहिए ये सेकंड वाले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का डाटा यूजलेस है, उसका जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा है, क्योंकि सेमी केमिकल सब्सटेंस है, तो इसलिए वहां से बनना चाहिए। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो उतने में आप 2 लाइन में बना रहे हो तो वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वहां आपको ये यूज करना पड़ेगा। कई बार मैं करता भी क्या है कि कुछ एक कंडीशन में आर का वैल्यू निकालोगे तो ये डिफर कर रहा है, सपोज 0.083 की जगह पर कुछ और आ रहा है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा, ना कि जो कांस्टेंट वैल्यू है 0.083 उसके ऊपर। तो दोनों तरीके से आप बनाओ, पहले जो है वो डायरेक्ट मेथड से बना लिए, और करके फिर जो है वो ये दूसरे मेथड से भी बनाएंगे। और कब कौन सा यूज करेंगे जो बता दिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अनुसार से।
अब इस चैप्टर में दो और छोटे से टर्म्स हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा हो गया। पहले ऑस्मोसिस को फिर से डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस के केस में जैसे अगर टू डिफरेंट सॉल्यूशन है यहां और इस जगह पर भी, सपोज यहां ये लोअर कंसंट्रेशन है और इस जगह पर ये हायर कंसंट्रेशन है और इन्हें सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉरी उल्टा बोल दी। नॉर्मल कंडीशन में होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस फिनोमेनन को ऑस्मोसिस कहते हैं और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आप हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ से जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यानी यहां से आप डाल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर डालेंगे तो ये मूवमेंट रुक जाएगा, यानी कि यहां से ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा इस जगह पर। अब आप इमेजिन करो, जैसे अभी बताया था आपको कि इधर से भी कोई धक्का दे रहा है, इधर से भी कोई धक्का दे रहा है, इधर कोई छोटा बच्चा है, आप इधर से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुका हुआ तभी तक रहेगा जब तक उसके बराबर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर आपने थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो जो आपको धक्का दे रहा था वो अपने पीछे की तरफ में चला जाएगा। ठीक अगर वैसा ही हो, इस अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, यहां से ज्यादा हो जाए, तब उस कंडीशन में अब सॉल्वेंट का मूवमेंट ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से कहां मूव करने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में लिखा है, इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर which is applied from the side of higher concentration of solution, then the movement of solvent take place from higher concentration to lower concentration। यानी कि नेचुरली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है लोअर टू हायर, लेकिन अगर आप हायर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उल्टा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा हायर से लोअर की तरफ में, और इसी फिनोमेनन को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी कि उल्टा हुआ। इसका यूज करते हैं हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र का पानी साल्ट डिसॉल्व होता है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन वाले में हो, इस जगह पर लोअर कंसंट्रेशन, या मान के चलो कि प्योर वाटर। अब करते क्या है, सी वाटर को यहां डाल देंगे, ध्यान से समझना, और इस तरफ से अगर हम लोग पिस्टन से प्रेशर डालेंगे तो दूसरी तरफ में सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा, और जब यहाँ ये वाटर का मूवमेंट होगा तो साल्ट तो यहाँ बचा हुआ रह जाएगा। तो जो समुद्र का पानी डायरेक्ट यूज करने के लायक नहीं है, उसे भी यूज करने के लायक बनाया जाता है। इस फेनोमेनन को डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कहा जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस बिल्कुल कॉमन आप सुने होंगे, आप जो वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं उस जगह पर कई जगह पर आप देखोगे टर्म लिखा रहता है आरओ, यानी आरओ का पानी है। तो आरओ का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां पर भी इसी तरीके से प्रेशर डालकर वाटर को सेपरेट कर रहे हैं और इसमें जो डिसॉल्व्ड साल्ट है वो बचा हुआ रह जाता है, जिन्हें फिर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। और भी बाकी के प्रोसेस होते हैं, यूवी लगा रहता है, यूएफ लगा रहता है, सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन आरओ का मतलब ये हुआ, ये रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड था। अब हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को समझते हैं, ये क्या है। इफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन, सपोज यहाँ एक कंटेनर है एंड इट हैज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये साइड ए हो गया और ये साइड बी हो गया। सपोज यहां पर 2 मोलर ग्लूकोज है और यहां पर 2 मोलर यूरिया है, दोनों अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन चूंकि दोनों का मोलरिटी सेम है, यानी सी का वैल्यू सेम है,
तो दोनों के केस में पाई का वैल्यू भी सेम होगा, यानी कि इन दोनों कंडीशन में सी का वैल्यू सेम है फर्स्ट और सेकंड में, और जब सी का वैल्यू सेम है तो पाई का वैल्यू भी दोनों का सेम होगा। उस कंडीशन में ना तो कोई हायर कंसंट्रेशन हुआ और ना ही कोई लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ ऑस्मोसिस नहीं होगा, यानी ऐसे कंडीशन में ऑस्मोसिस नहीं होते हैं और इन दोनों सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन having identical concentration having equal osmotic pressure are separated by a semi-permeable membrane, then osmosis not take place and such solutions are called isotonic solution. अब वही अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन, यहां पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया गया, परमिएबल मेम्ब्रेन से कोई भी केमिकल सब्सटेंस आइडेंटिकल भी हो सकता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन अलग है, सपोज यहां 1 मोलर है और यहां 2 मोलर है, तो ये 1 मोलर को हम लोग लोअर कंसंट्रेशन कहेंगे और 2 मोलर को हम लोग हायर कंसंट्रेशन कहेंगे। अब चूंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है तो यहां ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और वैसे कंडीशन में जो लोअर कंसंट्रेशन का पार्ट है उन्हें कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जिनका कंसंट्रेशन कम है, और जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा है उन्हें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन कम और हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट बीमार है, उसके बॉडी में वाटर का कमी है, डिहाइड्रेशन हुआ है, तो डॉक्टर के पास में ले जाते हैं तो बोलता है कि इनको पानी चढ़ाना पड़ेगा, तो पानी वो नॉर्मल वाटर नहीं होता है, सलाइन वाटर होता है, और उनका कंसंट्रेशन आप पढ़ोगे तो 0.5% W/W होता है। रीजन ये, उसे वेन में डाला जाता है और उस वेन में ऑलरेडी ब्लड है, ब्लड सेल का आउटर लेयर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है, तो जो सलाइन वाटर चढ़ा रहे हैं उनका भी कंसंट्रेशन वही होना चाहिए जो उस ब्लड सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है, ताकि उस जगह पर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करे, यानी कि ना तो वाटर सेल के अंदर में जाए और ना ही सेल से मटेरियल वाटर की तरफ गए। वहीं अगर उनका कंसंट्रेशन किसी भी वजह से गड़बड़ा गया, अगर सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया यानी हायर हो गया और वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सलाइन वाटर जो आप चढ़ा रहे हैं, तो मूवमेंट लोअर टू हायर होगा, यानी कि आपका ब्लड सेल स्वेल करने लगेगा और मे भी हो सकता है कि वो बस्ट करे। वहीं अगर सलाइन वाटर जो चढ़ाया जा रहा है ब्लड सेल के कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में अगर उनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ब्लड सेल लोअर है और बाहर में हायर है, तो मूवमेंट होता है लोअर टू हायर, तो आपका ब्लड सेल श्रिंक करने लगेगा। इसे एक्टिविटी से समझाया गया है, और उस एक्टिविटी में कहता है कि आप एक सेल को लेते, अंडा, वो भी सेल का एग्जाम्पल है, क्योंकि बाकी आप जैसे ब्लड सेल ले रहे हैं तब तो माइक्रोस्कोपिक नेचर का हो गया, लेकिन अंडा भी एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, उसे लेना है, कच्चा अंडा लेना है और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना है। जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे कुछ समय के लिए आपको छोड़ देना है बगैर डिस्टर्ब किए, तो जो अंडा का व्हाइट पार्ट अपर लेयर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है और फिर कुछ समय के बाद में जब आप बाहर निकालोगे तो वहां से वो नीचे चला जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म बॉटम में चला जाएगा। लेकिन अंडे का लिक्विड बाहर नहीं आएगा, एक पतले झिल्ली से वो घिरा हुआ रहेगा और वो अपर में ट्रांसपेरेंट झिल्ली होता है उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर आप अंडा तोड़ते होंगे तो भी वो झिल्ली आपको दिखेगा, अगर बॉइल्ड एग का अपर लेयर हटाया जाता है तो भी एक पतला झिल्ली दिखेगा आपको, वो सेमी परमिएबल नेचर का होता है। अब एक्टिविटी में क्या कहा जाता है कि इस जगह पर आप 3 सॉल्यूशन लो, एक आइसोटोनिक हो गया यानी जिनका कंसंट्रेशन एक सेल के कंसंट्रेशन के बराबर हो, दूसरा हाइपरटोनिक लेना है, हाइपरटोनिक यानी कि सेल के कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, और फिर थर्ड हाइपोटोनिक नेचर का होगा, हाइपोटोनिक यानी ब्लड सेल के कंपैरिजन में इनका कंसंट्रेशन कम।
इन सब सॉल्यूशन में एग सेल को डालना है। यहां भी एक सेल डाल दिया, यहां भी एक सेल डाला हुआ है और यहां भी एक सेल डाला हुआ है। अब इस कंडीशन में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले हैं तो यहां ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, इसे हाइपोटोनिक में डाले हैं इसका मतलब इस जगह पर ये हायर कंसंट्रेशन हो गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से है यानी कि ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर। तो इस वाले केस में देखोगे कि सेल से मूवमेंट होगा सॉल्यूशन की तरफ यानी कि बाहर की तरफ। तब इस कंडीशन में आपका ये सेल श्रिंक करने लगेगा यानी कि सिकुड़ने लगेगा। वही ये हायर है और ये हाइपोटोनिक है यानी कि लोअर, तो यहां से मूवमेंट इस सेल के अंदर में होने लगेगा। और जब ये सेल के अंदर में होने लगेगा तब उस कंडीशन में सेल स्वेल करने लगेगा, फूलने लगेगा। अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तब उस कंडीशन में ये सेल में भी बर्स्ट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ब्लड सेल के साथ भी होता है। आप जो सलाइन वाटर चढ़ा रहे हैं अगर वो आइसोटोनिक नेचर का है तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर हाइपरटोनिक हो गया यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया किसी वजह से तब वहां पर ये श्रिंक करने लगेगा। और अगर उनका कंसंट्रेशन कम है सलाइन वाटर का यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर रहे हैं तब सेल आपका स्वेल करने लगेगा यानी कि फूलने लगेगा। तो ये इतना सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड था। सारा क्वेश्चन बनवा दिए हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो। जो एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिए हैं। वो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन में भी डिसोसिएशन, एसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई, के ए, ये सभी अगर वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट यूज किया गया। तो वो सिलेबस से हटाया है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, फिर जब रिविजन करेंगे तो वहां पर आएंगे। अब इसके बाद में अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डायग्राम भी जहां पर जरूरत है वहां पर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू।